वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक लंबे गैप के बाद इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट बजट चैप्टर को। इस चैप्टर को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म 1 के लिए इंक्लूड किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में, बजट के कंपोनेंट्स के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बजट है क्या। गवर्नमेंट बजट, जो बजट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल लेदर बैग। चूँकि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, जो एक्सचेकर होते हैं, वो एक लेदर बैग में ही गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का डिटेल मेंशन करते हैं, और इसीलिए इस स्टेटमेंट को बजट से इंडिकेट किया जाता है। फिलहाल अब समय बदल चुका है, और समय के साथ साथ जो है अब हमारे देश में जो लास्ट बजट अभी लाया गया था 1 फरवरी को, वो डिजिटल मोड में था, एक टैबलेट में प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। तो इन सब से आगे बढ़ के हम लोग शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट बजट के मीनिंग से और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट, जो कि एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल लेदर बैग। गवर्नमेंट बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बजट जो है किस तरह का स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल है या फाइनेंशियल है या लीगल है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को ये बताता है, यानी आने वाले साल में जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट सोर्सेज से कितना रेवेन्यू होने का पॉसिबिलिटी है, और किन जगहों पे, किन सेक्टर्स में, किस चीज़ पे सरकार जो है कितना अमाउंट खर्च करने वाली है, उसका जो प्लान्ड फिगर होता है उसी को इसमें इंडिकेट किया जाता है। तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर होता है, एक्चुअल हुआ नहीं है, ये होने वाला है। फिस्कल ईयर से यहाँ मतलब होता है बजटिंग ईयर, यानी जिस पीरियड के लिए हम लोग अपना बजट बनाते हैं उस पीरियड को ही फिस्कल ईयर बोला जाता है। जनरली हमारे देश में ये 12 महीना का होता है। 1 अप्रैल से 12 मार्च तक के पीरियड को ही फिस्कल ईयर या बजटिंग ईयर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये एक फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है। इस ईयर के बीच में सरकार को डिफरेंट सोर्सेज से कितना रेवेन्यू हो सकता है और कितना गवर्नमेंट किन सेक्टर्स पे एक्सपेंस करने वाली है, इसी को इसमें इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को ये बताता है, एक फिस्कल ईयर के दौरान होने वाले इन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बताता है, और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो बजट के 2 मेन कंपोनेंट हो गए, एक बजट रिसिप्ट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इसमें इंडिकेट करती है। जो गवर्नमेंट का बजट रिसिप्ट है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट का वैसा रेवेन्यू जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है और ना ही गवर्नमेंट के लायबिलिटी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट होता है, यानी ना एसेट घटे और ना लायबिलिटी बढ़े, वैसे इनकम को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which do not cause any decrease in assets of the government nor cause any increase in liabilities of the government। जैसे जितना भी टैक्स रेवेन्यू होता है, सरकार जो हमसे टैक्स के रूप में लेती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो या जीएसटी के फॉर्म में किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का टैक्स हो, तो उस टैक्स लेने से सरकार का जो है रेवेन्यू होता है, लेकिन उस टैक्स से ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है और ना ही उसका कोई लायबिलिटी बढ़ता है, इसलिए टैक्स एक रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे नॉन टैक्स आपके सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं, उस सर्विस के बदले हम जो भी फ़ी वगैरह पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो सारा फ़ी जो है, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, लाइसेंस फ़ी हो गया, तो ये सारे फ़ी जो हैं गवर्नमेंट के लिए
रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, क्योंकि इन सारे फी से गवर्नमेंट का ना कोई एसेट कम होता है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है। उसी तरह से हम जो भी लॉ ब्रेक करने पर पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करते हैं, चाहे वो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हो, बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करने की वजह से हो, या किसी भी तरह के लॉ को फॉलो नहीं करने की वजह से जब गवर्नमेंट को हम लोग पेनल्टी देते हैं तो वो पेनल्टी भी गवर्नमेंट के लिए एक ये रेवेन्यू रिसिप्ट का ही काम करता है, क्योंकि हमारे पेनल्टी देने से ना तो सरकार का कोई एसेट कम होता है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है। तो ये आपका हुआ मेन रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसका डिटेल हम लोग अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स यानी गवर्नमेंट के दो रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट हो गए, एक टैक्स रिसिप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। जो टैक्स के फॉर्म में आता है वो टैक्स रिसिप्ट, जो एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, उन लोगों के थ्रू पे किया जाना होता है गवर्नमेंट को जो इसके लिए लायबल होते हैं। और दूसरा जो टैक्स के अलावे दूसरे सोर्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाए, जिस पे गवर्नमेंट को की वजह से ना कोई उसका एसेट कम हो ना कोई लायबिलिटी बढ़े, तो उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो टैक्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वैसा टैक्स जिसका पेमेंट उसी पर्सन को करना पड़े जिसके पर वो टैक्स लगाया जाता हो, यानी पेमेंट का बर्डन जो है किसी थर्ड पार्टी पर शिफ्ट नहीं होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स यानी जिस पर्सन के इनकम पे लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है, तो ये इनकम टैक्स हो गया। कॉरपोरेट टैक्स जो बिजनेस के प्रॉफिट पर लगता है, तो जिस बिजनेस के प्रॉफिट पर लगेगा उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस टैक्स का पेमेंट करना है। गिफ्ट टैक्स जो गिफ्ट रिसीव करते हैं। वेल्थ टैक्स जिनके प्रॉपर्टी पर लगाया जाए, जिनके प्रोफेशन पर लगाया जाए, प्रोफेशन टैक्स। तो ये सब वैसे टैक्स हैं जिनको हम डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सारे टैक्स इम्पोजिशन का जो बर्डन है वो उसी पर्सन को बियर करना पड़ता है जिसके पर ये टैक्स लगाया जाता है। पेमेंट का बर्डन जो है वो किसी थर्ड पार्टी पर शिफ्ट नहीं होता। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वैसे टैक्स जिसकी वजह से पेमेंट का बर्डन जो है जिसमें थर्ड पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे प्रोड्यूसर पर लगाए जाने वाले जितने भी टैक्स होते हैं, गुड्स पर लगाए जाने वाले जितने भी टैक्स होते हैं, वो सब प्रोड्यूसर को पे करना होता है, लेकिन सारा जो बर्डन है वो कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करता है, होलसेलर रिटेलर से, और रिटेलर फाइनली कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। तो जो गुड्स पे लगाया जाने वाला टैक्स होता है, चाहे वो वैल्यू एडेड टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, ये सारे टैक्स जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि इनका पेमेंट बर्डन जो है वो थर्ड पार्टी पे शिफ्ट होता है और वो थर्ड पार्टी जो है अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग सिंपली जो है मीनिंग दोनों का समझे, दोनों के एग्जांपल्स देखे, दोनों में अंतर समझ में आया कि वैसा टैक्स जिसके पर लगाया जाए उसका पेमेंट उसी को करना पड़े वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, जो जनरली लोगों के इनकम पे लगता है, उनके प्रॉपर्टी पे लगता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स पे लगाया जाता है, इसका पेमेंट करना होता है प्रोड्यूसर को, लेकिन ये फाइनली जो है बर्डन वो कस्टमर को बियर करना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो अभी हम लोग के यहाँ लेटेस्ट टैक्स रिफॉर्म में लाया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हम लोगों का एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये लगता है प्रोड्यूसर पे है और अल्टीमेट बर्डन जो है वो कस्टमर को बियर करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बजट के मीनिंग को देखा, बजट के दो कंपोनेंट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में जाने, जिसमें रिसिप्ट में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ा अभी डिटेल में कि, और रेवेन्यू रिसिप्ट के दो मेन कंपोनेंट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। देखिए, नॉन टैक्स में मेनली हो गया फीस एंड फाइन्स। गवर्नमेंट को जो भी गिफ्ट, ग्रांट या डोनेशन मिलते हैं कहीं से भी, उसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा जो है एक तरह का नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। स्पेशल असेसमेंट जो है उन लोगों को पे करना पड़ता है जिनके प्रॉपर्टी का वैल्यू गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाता है। ये नॉन टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है और इससे गवर्नमेंट का ना कोई लायबिलिटी बढ़ता है और ना ही कोई एसेट कम होता है, इसलिए स्पेशल असेसमेंट को भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। इस ट्रीट जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लीगल एयर नहीं होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, तो वो लोग अपना जो भी एसेट है, जो भी उनके पास
इनकम है वो सब वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरह से किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के न होने की वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का ना ही एसेट घटता है और ना ही उसका लायबिलिटी कोई बढ़ता है। और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, BSNL हो या और भी दूसरे हों, भारत पेट्रोलियम, इन सब से जो भी रेवेन्यू आता है, चूँकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, तो इन सब का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही इंक्लूड किया जाता है, और इसलिए सब जो है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक टैक्स रिसिप्ट, दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स के फॉर्म में आने वाला जो रेवेन्यू है वो हमारा टैक्स रिसिप्ट हो गया, और टैक्स के अलावा दूसरे फॉर्म में आने वाला वैसा रेवेन्यू जिससे गवर्नमेंट का ना कोई एसेट घटता है और ना कोई लायबिलिटी बढ़ता है, वो हमारा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम लोग देखते हैं आगे गवर्नमेंट के रिसिप्ट का दूसरा कंपोनेंट कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट को मिलने वाला वैसा रेवेन्यू जिसकी वजह से या तो सरकार का कोई एसेट कम हो जाता है या फिर उसका कोई लायबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा है कि जब गवर्नमेंट अपने किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के इक्विटी शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर से बेच देती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट कंपनी का ओनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी गवर्नमेंट का एसेट जो है इसकी वजह से घट जाता है, और इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आने वाला रेवेन्यू जो है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने डिफिनीशन में देखा है कि कैपिटल रिसिप्ट्स यानी दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर कॉज डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से या तो सरकार का एसेट कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, और डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से सरकार का एसेट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। उसी तरह से है बोरोइंग्स, यानी गवर्नमेंट जब रिजर्व बैंक से या फिर फॉरेन कंट्री से या डोमेस्टिक कंट्री के आपके देश के रेसिडेंट से कहीं से भी अगर बोरोइंग्स करती है, लोन लेती है, तो इससे गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ जाता है। उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा और रीपेमेंट एक सर्टेन पीरियड के बाद करना होगा। तो लायबिलिटी बढ़ने की वजह से जो है ये भी बोरोइंग से आने वाला रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसके मीनिंग में ही लिखा गया हुआ है कि या तो एसेट घटना चाहिए या लायबिलिटी बढ़ना चाहिए। उसी तरह से तीसरा रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरीज़ को या स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी को, फॉरेन कंट्री को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन दी हुई है। तो जब गवर्नमेंट लोन देती है किसी को तो उस लोन पे गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी गवर्नमेंट के लिए वो एक एसेट होता है। लेकिन जैसे ही वो लोन रिकवर हो जाता है, यानी जिसको लोन दिया गया है वो हमारा लोन, गवर्नमेंट का लोन अगर चुका देता है तो गवर्नमेंट को अब फ्यूचर में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, यानी गवर्नमेंट का जो एसेट है वो कम हो जाता है, और एसेट कम होने की वजह से इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वैसा कोई भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए जिसकी वजह से ना ही एसेट घटे और ना ही लायबिलिटी बढ़े, वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और जिसकी वजह से या तो एसेट घट जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, वो हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो इस तरह से गवर्नमेंट बजट के दो मेन कंपोनेंट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में से हम लोगों ने इस क्लास में बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें दो मेन कंपोनेंट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो हो गया जिसमें दो कंपोनेंट हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट के तीन मेन कंपोनेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे बजट के दूसरे कंपोनेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में। थैंक यू।